नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। यूपी मांगे उत्तर आप देख रहे हैं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को साधने के बहाने हो रही सियासत की। फूलपुर, गोरखपुर और कैराना लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। विपक्ष के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई है, लिहाजा लगातार पिछड़ी जातियों के सम्मेलन की शुरुआत की गई है। बीजेपी को यह भरोसा है कि पिछड़ों को साथ लाने से विपक्ष के गठबंधन को मात दी जा सकती है, जबकि विरोधियों ने बीजेपी की ओर से की जा रही कसरत को दिखावा करार दिया है। मगर सवाल इस बात का है कि यूपी में आखिर जातीय समीकरणों पर जोर क्यों दिया जा रहा है। सवाल इस बात का भी खड़ा होता है, क्या 2019 का चुनाव विकास के मुद्दे के बजाय जाति के आधार पर एक बार फिर लड़ा जाएगा। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए हर राजनीतिक दल सियासी बिसात बिछाने में जुटा है। बीजेपी की ओर से पार्टी की मजबूती के लिए हर स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। 2014 की तरह इस बार भी पूर्ण बहुमत मिले, इसके लिए जातिगत समीकरण भी साधे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते कई दिनों से पिछड़ी जातियों के सम्मेलन चल रहे हैं और आगे भी कई दिनों तक चलते रहेंगे। बीजेपी का दावा है कि समाज का पिछड़ा तबका उनके साथ है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पिछड़े मुसलमानों पर भी डोरे डालना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा लोधी समाज चोली दामन के साथ है, तो आज आपकी जिम्मेवारी थोड़ी और बढ़ जाए। पिछड़े वर्ग आयोग को बहुत बात हुई, जो कहा भाजपा ने करके दिखाया और आपको संवैधानिक दर्जा सम्मान दे के दिखलाया, जिसके उल्लेख को विस्तार से राजेश वर्मा जी ने संसद में क्या कहा गया वो भी बताया। जो हमारे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, जो किसी प्रकार से वंचित हैं, योजनाओं से उन्हें वंचित किया गया है, उन लोगों तक योजना का लाभ पहुंचा करके उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ खड़ा करने का कार्य हम कर देंगे। यही पुण्य हमारे साथ जाने वाला है और उस पुण्य के आप सब सहभागी बने। मुसलमानों में भी पिछड़े वर्ग के मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या, हम उनको अपने शरण नहीं करेंगे, उनको भी जोड़ेंगे। उनका भी उत्पीड़न वहां पर हुआ है, उनके साथ भी भेदभाव हुआ है, उनको भी जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, राष्ट्र की मुख्यधारा में आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलिए। जातिगत सम्मेलनों के सहारे सियासी समीकरण साधने के लिए बीजेपी पूरी कसरत कर रही है। यूपी में मिशन 73+ की कामयाबी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष का गठबंधन है, लिहाजा विरोधियों पर हमले भी तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने तो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के गठजोड़ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। वे मोदी जी की सरकार का विरोध इस बात को लेकर के नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, तो उनको लगता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की सुरक्षा को कोई आंच नहीं आ सकती और इसलिए इस प्रकार का एक जाल बुनो जिससे मोदी जी को रोका जा सके। भाइयों बहनों, यह भारत के खिलाफ षड्यंत्र है। सपा, बसपा, कांग्रेस की तिकड़ी और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो राज्य हैं, वहां राज्यों में दलों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। जो कांग्रेसी कुनबा है, जिनका एक ही लक्ष्य है मोदी रोको प्रतियोगिता, जिसमें वो बार बार फेल होते रहे हैं और 2019 में भी फेल होंगे। नरेंद्र मोदी किससे गठजोड़ करेंगे? नरेंद्र मोदी के गठजोड़ यहाँ जो पिछड़े वर्ग के समाज के ये लोग हैं और सामान्य वर्ग के लोग हैं, अति दलित हैं, तो हम लोगों ने नीति बनाई है कि तुम करो गठजोड़, हम नरेंद्र मोदी को जनता से डायरेक्ट कनेक्शन रखेंगे, ये और उस से लगातार जो कार्यक्रम हो रहा है। बीजेपी के इस वार पर पलटवार होना भी तय है। साथ ही आने वाले दिनों में राजनीतिक तकरार बढ़ने के भी पूरे आसार हैं। इतना भी तय है कि चुनाव में खुद को जनता का मसीहा साबित करने के लिए कोई दल कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए बीजेपी ने अब महापुरुषों के नाम पर सड़कें बनाने का फैसला किया। रानी अवंतीबाई पर नमन करके उनके नाम से इसकी जानकारी देता हूं। साथ ही हमने यह भी तय किया है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से भी हम सड़कों का नामकरण करने का काम करेंगे। महाराजा सुहेलदेव मुगल आक्रमणकारियों से
जबरदस्त संघर्ष किया, उनके चक्के छुड़ा देने का काम किए, उनके नाम पर भी सड़कों का नामकरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, महापुरुष सिर्फ महापुरुष। महापुरुषों के नाम पर सड़क बनाकर सत्ता मिलने में कितनी आसानी होगी, इसे लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा बीजेपी समाज के कमजोर तबके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस पूरी कवायद में भले ही बीजेपी खुद को जातिगत राजनीति से अलग बता रही हो, लेकिन मौजूदा माहौल से साफ है कि जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या 2019 में मंडल और कमंडल के बहाने ही पूरी लड़ाई होगी। सवाल इस बात का भी है कि एक तरफ जब विकास की बात की जाती है तो फिर वोट बैंक साधने के लिए जाति की राजनीति क्यों हो रही है और कब तक जाति की राजनीति होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि कभी कोई मंडल के सहारे जाता है तो कभी कोई कमंडल के, लेकिन इस बार सियासी पार्टियां मंडल और कमंडल दोनों के सहारे भी जाती हुई दिख रही हैं, यानी जातिगत और धर्म दोनों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात का कि आपके मुद्दे कहां हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे राजनीतिक पार्टियां पीछे छोड़ते हुए इन पर चुनाव क्यों लड़ती आ रही हैं और एक बार फिर यही कोशिश क्यों की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। जगदेव सिंह यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, संजय राय प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के, प्रेमकांत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के भी डॉक्टर अनूप पटेल हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत यूपी मांगे उत्तर में। पहला सवाल संजय राय साहब आपसे। कमंडल से फायदा आपने लिया, मंडल के रास्ते आप चलते रहे और एक बार आपको सफलता भी मिली, लेकिन अब दोनों के सहारे सत्ता में आने की जुगत है। कहां गया आपका नारा विकास का? देखिए, ऐसा है कि हमारा विकास का नारा भी है और विकास का काम भी है मृदुल जी। ठीक है, हम विकास का केवल नारा नहीं देते हैं बल्कि विकास का काम भी कर रहे हैं और विकास का काम पूरा देश देख रहा है। ठीक है। और हम एक बात केवल कहेंगे कि 1989-90 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, ठीक है, उस समय पूरे देश में एक बड़ा विद्वेष कुछ लोग फैलाने की कोशिश किए थे। तो जो लोग विद्वेष फैलाने की कोशिश किए, उसके बाद एक माहौल देश में ऐसा था कि लगा कि शायद ये खाई पटेगी कि नहीं पटेगी, इतनी दूरी समाज में, इतना आपस में वैमनस्यता हो गई है। लेकिन उसके बाद 91 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के उस समय माननीय कल्याण सिंह जी थे, उनको आगे करके उनको घोषित करके पार्टी लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेता के कारण, नेता और नीतियां दोनों के कारण उस समय का प्रदेश के लोग, जो सो कॉल्ड, जिसको आप कहेंगे अगड़ा समाज और जिसको कहेंगे पिछड़ा समाज, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया और 91 में माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत बना। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जब कदम बढ़ाती है, हाँ, तो समाज में जो विभेद पैदा करने की लोग कोशिश किए रहते हैं, हाँ, हम उसको पाटने में सफल होते हैं। नंबर 2 बात, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी पिछड़ों को कुछ मिला है तो वो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार नहीं होती है तभी कुछ। मंडल कमीशन भी जब लागू हुआ तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और अभी माननीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है और यह जब दिया गया तब भी कांग्रेस नहीं थी। इसका मतलब कि इस देश में पिछड़ों के विकास में अगर कोई सबसे ज्यादा आड़े आया है तो वो कांग्रेस है। अब मैं बात, आप जो जाति की, संजय राय साहब, देखिए संजय राय साहब, जाति की राजनीति मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने बीच में एक शब्द कहा कि विभेद, यानी जो बटे हुए लोग हैं उन्हें एकजुट करने की कोशिश आप हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन आपको क्या वाकई लगता है कि आज लोग एकजुट हैं? अगड़ी जाति, पिछड़ा वर्ग सब इधर उधर जा रहे हैं सर। बिल्कुल, कोई आपके खिलाफ है तो कोई आपके साथ है? नहीं, कोई न्यूट्रल है? मैं आपको एक बात कह रहा हूं मृदुल जी, कि जब संसद में संविधान संशोधन करके पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हाँ, तो उसमें हमारे नेता माननीय मोदी जी ने निर्णय लिया कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको आप बताइए कि आपके लिए, आपके हक के लिए आपको, लेकिन ये भी बताइए, हाँ, कि आपको जातिवादी राजनीति में नहीं फंसना है,
आपको देश के मुख्य धारा में आपके लिए पूरी जगह है। इस मनोदशा में उनको लाना है कि वो देश के मुख्य धारा के हिस्से हैं और मैं यही कहना चाह रहा हूं सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जाति विभेद की बात, अगले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक है सर, आपकी बात मान लेता हूं कि आप चाहते थे कि ऐसा हो, आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद अब महापुरुषों के नाम पर सड़क बनाना, लोधी समाज के बड़े कार्यक्रम में घोषणा करना, इसका क्या मतलब समझे सर? ये तो यही हुआ ना कि आपसे कोई नाराज हुआ है तो आप किसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मृदुल जी आपके सवाल का जवाब देता हूं। आप किसी भी जो है कि महानगर में जाएंगे तो जब से महानगरों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में मेयर और सभासद जीतने लगी तो भाजपा ने एक काम किया कि जितने वार्ड हैं उन वार्डों का महापुरुषों के नाम पर नामकरण किया। किसी भी आप उत्तर प्रदेश के महानगर में जाएंगे तो हर वार्ड का किसी महापुरुष के नाम पर नामकरण किया। वैसे ही सड़कों को भी महापुरुष के नाम, अगर पिछड़े वर्ग का कोई महापुरुष है, पिछड़े वर्ग में वो पैदा हुआ लेकिन देश के लिए उसका योगदान है, देश के लिए उसने काम किया है, इससे बेहतर होता, भारतीय समाज के लिए उसने काम बेहतर होता तो हम उसका नाम देने में मुझे लग रहा है कि आप कोई नई सड़क बनाते होती है सर, मैं वही कहूंगा, आप कोई नई सड़क बनाते, नई कॉलोनी बनाते, कुछ अच्छी चीज बनाते, उसका नाम देते तो हम भी कोई एतराज नहीं करते, लेकिन जो पुरानी चीजें उसी का नाम रखकर आप सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके पास फिर लौटूंगा संजय राय साहब, आपका जवाब दूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान भी जुड़ गए सर, एक प्रतिक्रिया सबसे, वक्त बहुत है, बहुत सारी नई सड़क, वक्त बहुत है, आपको सफाई देने का मौका दूंगा, सारी सड़कें आपको दूंगा सर सफाई देने का मौका। स्टेट हाईवे डॉक्टर अनूप पटेल साहब हाईवे में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हाईवे थे वो स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हुए, ठीक है सर, हम उनका भी नाम देंगे सर। संजय राय साहब ठीक है, समय दूंगा आपको। डॉक्टर अनूप पटेल साहब, सीधे तौर पर संजय राय साहब ने कह दिया है कि आप जब सरकार में नहीं रहते तभी दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया जाता है, उदाहरण भी बता दिए। देखिए जनाब, हाँ नहीं, आरोप क्या, आरोप सिर्फ ये कि ये तो बहुत छोटे पद पे हैं, हमारे लेवल पे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो शुरू करते हैं कि पिछले 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ है। हालांकि ये भूल जाते हैं कि उसी में जो देहावसान अभी हुआ है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 6 साल का कार्यकाल है, तो ये अपने ही नेता की आलोचना करते हैं, तो आलोचना करने में इनका कोई सानी नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार नहीं होती तब काम होता है। इस देश में पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना काका का लेकर के तब हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था। फिर जब मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन के तहत पहली नौकरी कौन दिया? सीताराम केसरी थे, जब सामाजिक न्याय मंत्री थे, उन्होंने पहली नौकरी जो है मंडल कमीशन के तहत दिया। फिर इसके बाद जो है 2006 में जब मंडल 2 आया है, माननीय अर्जुन सिंह उस समय MHRD मिनिस्ट्री थे, पूरे देश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय पे जो है 27% आरक्षण लागू हुआ। और फिर लास्ट में मैं आता हूं, जाति जनगणना की बात कौन शुरू किया है? जाति जनगणना की बात कांग्रेस के समय शुरू हुई है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की कमेटी गठित हुई और 2014 आते आते जो है आंकड़े आ गए हैं। ये आंकड़े कौन रोक रहा है? ये आंकड़े ये रोक रही है, वर्तमान केंद्र सरकार रोक रही है। और इनके वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या कहते थे, अगर जो है जाति जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तो देश में अराजकता फैल हो जाएगी। बांट दो, सवर्णों को बांट दो, दलितों को बांट दो, ST/SC को बांट दो, जाति की राजनीति तो छोड़िए। मैं ये कह रहा हूं, सवाल सवर्णों क्या नहीं, ये बताओ क्या इस देश में जाति नहीं है? कौन कहता है? मेरे साथ पटेल लगा है, आपके साथ कोई और टाइटल लगा होगा, इनके साथ कोई और टाइटल लगा, कौन कहता है इस देश में जाति नहीं? जाति इस देश की हकीकत है। सभी जातियों का सर्वांगीण विकास ही सामाजिक न्याय है। आप न्याय की बात करिए, कौन कहता है कि जाति नहीं है? इस समय जाति है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, आप सुनिए एक मिनट, हकीकत अगर जाति है तो जाति पर राजनीति भी हकीकत है। तो मैं संजय राय जी जाति पर राजनीति भी हकीकत है। क्या बोला? नहीं, उन्होंने क्या कहा था? मैं पिछड़े वर्ग का हूं। नरेंद्र मोदी जी पूरे घूम घूम के देश में बोले, मैंने तो कह दिया सर, आपको मंडल भी फायदा उठा चुके हैं आप। और मैं बताऊं, ये कह रहे हैं कि आप अपना बताइए। काम करते
नहीं, ये कहते हैं, मैं अभी बता दूं, बताइए, कांग्रेस डिपार्टमेंट का पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उसका जो डेटा है, सेक्रेटरी लेवल पे एक भी ओबीसी नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह निकलती है, उसमें एक भी ओबीसी का पोस्ट सुरक्षित नहीं है। और इनके स्वतंत्र देव सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, इनके जो है उस डिपार्टमेंट से जो जगह निकलती है उसमें ओबीसी का एक भी पद नहीं है। ये सिर्फ खाली झूठे जो है ओबीसी की बात करते हैं। ये क्या बात करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। मोदी जी को जो है पूंजीपतियों के साथ खड़े होने में जो है गर्व होता है, लेकिन इस देश के किसान, बेरोजगार और नौजवानों के साथ खड़े होने पे शर्म महसूस होती है। वही तो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ कौन खड़ा है, आम आदमी के साथ कौन खड़ा है, या सिर्फ और सिर्फ जातियों को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। जगदेव सिंह यादव, आपसे मेरा सवाल है, शर्म महसूस होती है। एक मिनट डॉक्टर अनूप। जगदेव सिंह, मेरा सवाल आपसे यह है, 1993 आपको याद होगा सर, जब आज का ही जैसा कुछ समीकरण था, जब एक नारा दिया था सर, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आपको पता है उस वक्त क्या हुआ था? तो आज भी हम क्या यही समझें, यही कोशिश की जा रही है सत्ता में आने के लिए? देखिए जात की बात बीजेपी बड़े साफ गोई कहते हैं, मैं जात की राजनीति नहीं करता, मैं धर्म की बात नहीं करता, जबकि घोर जातिवाद कर कोई फैला रहा है आज की तारीख में, तो बीजेपी कर रही है। बांटो राज को, पिछड़ों को बांटने का प्रयास हो रहा है, दलितों को बांटने का प्रयास हो रहा है, और माइनॉरिटी क्लास के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ तो नफरत फैलाई जा रही है वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए। ये वो हर हरकत कर रहे हैं जो जितने स्तर पर जाके करनी चाहिए। हमारी तो पार्टी का, आज मैं बता रहा हूँ कि मंडल कमंडल की बात करते हैं, उस समय किसने आंदोलन खड़ा किया था? उसमें बीजेपी के लोगों ने किया था मंडल के खिलाफ। ये कमंडल लेके आए, फायदा तो आपने लिया था, और ये राजनाथ सिंह के टाइम में तो हद हो गई। सुनिए, राजनाथ सिंह के टाइम में तो मैं कह रहा हूं मंडल, अरे अब मंडल की बात क्या करते हो? मैं तो कह रहा हूं आज की तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम लोगों का मानना है कि आप आधार से हर जाति की गणना करिए। जाति गणना हो गई, क्यों नहीं सामने लाते हैं? और जितनी जिसकी जाति की संख्या है उसके साथ आरक्षण दे दीजिए। आज की तारीख में 50% आरक्षण किनका है, और 50% में आता है दलित और वो जिनकी आबादी 85 और का नारा दिया था हमारे काशीराम जी ने। और पहली बार काशीराम जी को माननीय नेताजी ने वहाँ इटावा से संसद बनाया, इससे पहले कभी नहीं हुए। तो देखिए, जात ये सच्चाई है, जात को कोई बेच नहीं सकता। हम समाजवाद की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, मजदूरों गरीबों की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध कहता है कि सबको पीछे छोड़ दो, कुछ को आगे ले आओ। ये कहते हैं समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद में जातिवाद नहीं होता, समाजवाद में समाजवाद होता है। जानेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं यही कह रहा हूँ, समाजवाद का मतलब होता है सर्वभारत समाज, सारे समाज के लोगों की बात करते हैं। तो आप कहां करते हैं? तो जहां तक जातिवाद की आप बात करते हो, आप तो परिवारवाद में सीमित रह जाते हैं। लगातार हो रहा है समाज परिवारवाद की। आप क्या बात करते हो? जिन लोगों के परिवार नहीं हो, क्या परिवारवाद करें? इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का लड़का पंकज नहीं है, करताम सिंह का लड़का राजू नहीं है, और ये तो वही बात है ना। क्या बात करते हो? अब आप बात करोगे सारा लेकर अपने पे पर्दा नहीं डाल सकते। मैं तो उनसे भी यही पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपका तो पूरा कुटुंब है सर, पत्नी को छोड़े हुए कोई उनका परिवार नहीं है। योगी जी का कोई परिवार नहीं। अरे ये परिवार जब है ही तब क्या परिवार बात करेंगे? जो बीजेपी के लोग हैं परिवार बात कर रहे हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, विशुद्ध बात परिवार और साथ साथ आपने भी अपना दायरा सीमित कर लिया है कि पिछड़े हमारे, यादव हमारे, दलितों को भी साथ में लिया, सबका पर काबू हो जाओ, मुद्दे भुला दो विकास के। नहीं, आप गलत बात करते हैं। हम विशुद्ध किसानों की बात करते हैं, गरीब मजदूर की बात करते हैं, दलित पिछड़े सब की बात करते हैं। हम सिर्फ समाजवाद में सारे लोग समाहित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी है जो सबका विकास, सबका साथ की बात करती है, ये जातिवाद की बात करती है, ठीक है सर, समुदाय की बात करते हैं। प्रेमकांत तिवारी जी से एक सवाल ले लेता हूं। प्रेमकांत तिवारी जी, कभी मंडल तो कभी कमंडल, अब इस बार दोनों को कोई साथ ला रहा है, तो कोई बांटने में लगा हुआ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राज करना है। यानी विकास एक बार फिर कोसों दूर निकल गया। आप फोनवा बंद कर लीजिए अपना। देखिए मृदुल जी, एक बात बहुत साफ है कि सोशल इंजीनियरिंग अभी भी हिंदुस्तान में इस तरह से हावी है। हाँ। उसके बगैर आसान नहीं है चुनाव की बैतरणी को पार करना। बिल्कुल। और एक बात आप ये समझ लीजिए कि जब कमंडल का मामला हुआ था, तो कमंडल की काट जो निकाली गई थी वो मंडल से ही निकाली गई थी।
वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग थी। और आपने अभी कहा ही कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, हाँ। तो वो एक तरीके से उनके गुब्बारे की हवा निकाल देने का काम हुआ था। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ में केंद्र में आई और 2017 में उत्तर प्रदेश में आई, तो भी कुल मिलाकर के खेल जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का ही था। अब अगर जात का मामला ना होता तो फिर साहब ये कर्पूरी ठाकुर के नाम से रोड्स बनाए जाएंगे, हाँ। या और महापुरुषों के नाम से रोड्स बनाए जाएंगे। तो ये है क्या? आखिर जाहिर है कि बैकवर्ड्स को और पिछड़े लोगों को साधने की एक ये कोशिश हो रही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। देखिए, हमारे कुछ मित्र लोग जो है वो गए थे ऑब्जर्वर बन के पश्चिम बंगाल। वहां पर एक बात ये तो जरूर है कि कोई मंडल लिखता है, कोई चटर्जी लिखता है, कोई मुखर्जी लिखता है, कोई गांगुली लिखता है, या कोई और जो है घोष लिखता है। ये जातियां तो बहुत हैं, लेकिन वहां पर कहते हैं कि ये जातिवाद उतना हावी नहीं है जितना उत्तर प्रदेश, बिहार और ये आपकी काउ बेल्ट में है। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की 80 सीटें लोकसभा में जाती हैं। 2019 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है। अब ऐसी सूरत में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, हाँ। ये दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भले ये बात ना कहें कि हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते, या हमारे जगदेव सिंह जी ना कहें, लेकिन आइडेंटिफाई उनको ऐसे किया जाता है। MY फैक्टर हो गया या सब लड़ते हैं सर अपने अपने तरीके फैक्टर हो गया, तो अभी तो जाहिर है कि ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और आपका कैराना, नूरपुर, गोरखपुर और ये फूलपुर, ये चुनाव जो उपचुनाव हुए हैं, 3 लोकसभा के उपचुनाव और 1 विधानसभा का उपचुनाव, हाँ सर, इसने भारतीय जनता पार्टी को एकदम से सतर्क कर दिया है। सतर्क कर दिया, अलर्ट कर दिया। और अलर्टनेस का नतीजा ये कि अब मंडल वर्सेस कमंडल की जंग हमें देखने को मिल सकती है आने वाले चुनावों में। लेकिन एक बार फिर जातिगत वोटों को साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल हमारा यह है कि आखिर क्यों फिर से इसी तरीके की राजनीति पर सियासी पार्टियां उतारू हैं। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे, सवाल तमाम होंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी कहीं मत जाइए। ये सरकार इस समय पूरी तरह से फेल हो चुकी है और तरह तरह के हथकंडे अपना रही है सत्ता को पकड़ने के लिए। जब तक बेरोजगारी की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या और सड़कों के गड्ढों की समस्या का निदान नहीं होता है, तब तक इस तरह की किसी भी जो कोशिश है वो सब बेमानी है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर अनूप पटेल कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, जगदेव सिंह यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, संजय राय बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं और प्रेमकांत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। संजय राय साहब, पहला सवाल फिर आपसे करता हूं। ब्रेक के पहले मंडल की बात की थी, आपका मंडल की बात करता हूं। मंडल के लिए तो आप दलितों को साथ, जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं विपक्षियों के ऊपर, एक बार फिर धर्म की राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं सर आप? देखिए मृदुल जी, जो हम जातियों के अंदर जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो हमारे में और लोगों में अंतर क्या है वो समझिए, एक बारीक अंतर है। वो अंतर यह है कि हम कहते हैं कि भाई आप इस देश का में जो एक पूरा हिंदू समाज है, उस समाज के आप एक हिस्सा हैं। पहली बात तो ये कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि आपको किसी भी जाति से विद्वेष करने के बजाय अपने विकास के, अपने बारे में सोचना चाहिए। किसी जाति से एक दूसरे से विद्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज के सब पार्ट हैं। और हम लोग किसी एक जाति को दूसरे जाति को भड़का करके जो कुछ राजनीतिक दल काम करते हैं वो नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि एक सवाल जो है हम लोग जो भी महापुरुषों के चाहे वो आप राम मंदिर पर फिर दोहरी राजनीति क्यों करते हैं सर? ST/SC एक्ट पर आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर होता है, उसे दरकिनार कर देते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ऐसा है कि राम मंदिर पर तो हम कभी राजनीति नहीं की है। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर हमारे पास राज्यसभा में आज बहुमत हो तो कल हम लोग जो है कि बिल लाएंगे कि भाई कानून बना के बनाया। लेकिन SC/ST पर हम जरूर आज एक बात कहना चाहेंगे। हाँ, SC/ST पर हम जरूर बोलना चाहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो
हाउस के अंदर सारे दलों ने कहा ये बहुत गलत हो रहा है, एससी के साथ दलित के साथ गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। और जो हाउस के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो उस पे संशोधन किया सरकार ने, उसमें कौन इस देश की पार्टी है? कांग्रेस सहित सारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो भी वहां जिसके भी 1 सदस्य थे, 4 सदस्य थे, 10 सदस्य, 40 सदस्य, सारे लोग, सारे पार्टियों का भाषण है, सारे पार्टियों का हाउस पार्लियामेंट का भाषण है। पार्टियों की बात मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते क्या? आज सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते कि आप? ये लोग सुप्रीम कोर्ट फॉरवर्डों के विरोधी हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे को लेकर बात नहीं मानी, सीधे कहिए ना, क्योंकि हमें वोट बैंक का डर था, आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल को, उससे डर लगने लगा तो हमने फैसला पलट दिया। सीधे कहिए ना, डरते क्यों हैं? हमारे स्टेट में जितने भी हमारे जो स्टेट में सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सभी सरकारों ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि इस पूरे केस में अग्रिम जमानत देने की व्यवस्था रहेगी। हाँ। इस पूरे केस में किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, अग्रिम जमानत देंगे। आपके उत्तर प्रदेश में कर्नल साहब अरेस्ट हो जाते हैं सर? मूल बात है आपके उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड कर्नल साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है ST/SC के चक्कर में। आपके उत्तर प्रदेश में, नोएडा में आज जो आपके चैनल पर बहस है, वो बहस की बात जो है, उसमें अभी मैं सुनील यादव जी को सुन रहा था। मैं उस पर आऊंगा, पहले आप ये बताइए, आपके उत्तर प्रदेश में कर्नल साहब को उस कानून का खामियाजा उठाना पड़ा कि नहीं पड़ा? आप ये बताइए। मैं सुनील साजन साहब का सवाल भी कर लूंगा। कर्नल साहब के मामले में एडीएम सस्पेंड हुए कि नहीं? कर्नल साहब के मामले में एडीएम सस्पेंड हुए कि नहीं? सब जानते हैं कब सस्पेंड हुए। एडीएम साहब को आप ढूंढ नहीं पाए, आपके पुलिस प्रशासन की इतनी लापरवाही थी, आप ढूंढ नहीं पाए उन्हें। और सुनिए सर मेरी बात, ST/SC एक्ट का दुरुपयोग हुआ, आपसे राम मंदिर के मुद्दे पर मैंने पूछा तो आपने कहा राम हमारे आस्था का विषय है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर आपने सिर्फ फोटो को साधने की कोशिश की है। आप मान जाइए। मंडल है आज बहस किस बात पे है? मंडल वही है ना, आज जातियों को साधते हैं सर आज का आप। मंडल वही है, जातियों को साधते हैं आप। मंडल वही है, जातियों को साधते हैं। कमंडल पता है, कमंडल आपकी आस्था का विषय हो गया आज, देश की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर। मैं केवल एक बात कहूंगा, वो बात कहे बिना नहीं, मैं एक बात कहूंगा। सुनील जी को मैं सुन रहा था। हाँ। सुनील जी समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है, हाँ। नौकरी देना होता है तो आप एक जाति को देते हो नौकरी, वो भी 3-4 जिले के, पूरे प्रदेश के वो भी नहीं। और आप चाहते हो कि सारा पिछड़ा आपके साथ खड़ा हो, नहीं होगा। पिछड़े को पता हो गया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, उस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं संजय राय साहब। संजय राय साहब कह दीजिए ना सर, डरते क्यों हैं? सरकार है और अटल जी की 6 साल सरकार थी। इसके अलावा देश में कांग्रेस की सरकार। संजय राय साहब, मैं नहीं बोलने दूंगा क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब देते मैं आपको बराबर मौका दूंगा। आप सोचिए समझिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। जगदेव सिंह यादव, सवाल मेरा आपसे यह है, दलित और पिछड़े साथ आ गए हैं, सुनील यादव साहब कहते हैं, तो सर फिर सवर्णों को भूल जाइए, कह दीजिए। ये कौन सा समाजवाद हुआ? आप मुझे समझा दीजिए सर। देखिए, ये कौन सा समाजवाद हुआ? सबसे पहला तो ये सवाल है सर। मैं कह रहा हूँ, नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ ये बीजेपी की घबराहट का नतीजा है। अभी तो कोई गठबंधन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुनील साजन साहब ने कहा है, आप सबने सुना, 4 मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबने सुना। उन्होंने कहा कि अगले मैं सुन रहा हूँ, पिछड़े और दलित हमारे साथ आ गए हैं। ये कौन सा समाजवाद हुआ सर? फिर इसमें कहां आप समाज की बात कर रहे हैं? कहां गए समाज के वो लोग? बार मायावती को लेकर के सुनिए तो, 3 बार मायावती को लेकर सरकार बना चुके हैं, वो बीजेपी है। तब दलित इनको याद, तब इससे बात पर भी मैं सवाल कर लूंगा, दलित का जो पास किया है, क्यों पास किया? दबाव पास किया है। हाँ। मैं समझता हूँ ये लोग हमेशा ऐसे मुद्दे लाते हैं जो वोटरों का ध्रुवीकरण हो। अब राम मंदिर की बात आप लीजिए, अभी आप चर्चा कर रहे थे, ऐसे कौन सा एजेंडा है चुनावी जिसमें राम मंदिर न ले आए हो? अभी हमारे लायक दोस्त कह रहे थे कि साहब हमारा राज्यसभा बहुमत नहीं, शायद इनको पता नहीं है कि संयुक्त बैठक बुला के राज्यसभा और लोकसभा को पास करा दिए। अटल जी ने पास करा चुके हैं, आप मंदिर बना दिए, लेकिन मंदिर नहीं बनाना है। मंदिर बनाना इनको काम नहीं है। ये मुद्दे पर आप बोलते नहीं हैं, जब आपको बोलने को धारा 370 की बात करते थे, जब आपकी पार्टी को मंदिर के मुद्दे पर बोलने के लिए बुलाते हैं तब आप बोलते नहीं है। अब आप बचने के लिए मंदिर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे सवाल करूंगा, दलितों को, पिछड़ों को जाति आधार की बात आप कर रहे हैं, आपका समाजवाद कहां गया?
कहाँ गया आपका समाजवाद? आप मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए। फॉरवर्ड इनके समाजवाद में है कि नहीं? समाजवाद में दलित भी है, बैकवर्ड भी है, माइनॉरिटी का सब सारे लोग हैं। फॉरवर्ड है कि नहीं? आपके समाजवाद में फॉरवर्ड है कि नहीं? एक जाति जो ध्रुवीकरण होता है, जाति समीकरण होता है, आपके समाजवाद में फॉरवर्ड है कि नहीं? अरे आपके प्रधानमंत्री जब कहते हैं, मैंने सुना था कई भाषणों में, वो जात का नाम लेकर कहा मैं नीच जात से आता हूँ, छोटी जात से आता हूँ, यादव नाराज है, मुसलमान नाराज है। ये देश का प्रधानमंत्री जब बोलेंगे, ओम प्रकाश, अब आप फिर बोल रहे हैं, फिर आप कहीं बोलते नहीं। ओम प्रकाश राजभर किस जात के हैं? राजभर सम्मेलन में जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल मेरी माँ बेटे में झगड़ा करा दिया किस जात के? 46 पार्टियों मिला करके आप राजनीति कर रहे हैं। आप घोर जातवाद की राजनीति कर रहे हैं, घोर संप्रदायवाद की बात कर रहे हैं। हाथी घास खाने को दिखाने को ऐसा नहीं चलेगा। आपका समाजवाद भी आज कटघरे में खड़ा हो गया सर। 1993 में जो नारा दिया, और आज सुनील साजन साहब बोलते हैं कि पिछले हमारा समाजवाद बिल्कुल समाजवाद नहीं है, ये साथ में रहेंगे। मतलब यही है और सर, हमने तो कह दिया एक बार फिर जातिगत वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। उसको जोड़ दीजिए आधार से, संख्या गिन लीजिए, दे दीजिए। जगदेव जी, ये सबसे बड़ा समाजवाद है, क्यों नहीं करते हो? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, आपने रख दिया मुद्दा 50% आरक्षण एक बार को दिए जा रहे हैं, 85 में 50 दिए जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? जुडिशरी में कौन लोग बैठे हैं? प्राइम मिनिस्टर यहाँ कौन लोग बैठे हैं? आप देखिए तो। आऊंगा, हर जगह देख रहे हैं सर। डॉक्टर अनूप पटेल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जी जिनके साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं वो भी सिर्फ दलित और पिछड़ों की बात करते हैं? यानी सर आप भी उसी राह पर चल रहे हैं, आप भी जातिगत वोटों की राजनीति को साधने में जुटे हुए हैं। मृदुल जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा थ्योरेटिकल बात करने के लिए। बात इसकी नहीं होनी चाहिए कि हाँ, मैं उसके बाद आऊंगा। बात इसकी नहीं होनी चाहिए कि दलित और पिछड़ा है, ब्राह्मण और ठाकुर है, ठीक है, यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, राजभर है, ठीक है। न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय के लिए जो पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें जो है उन्होंने, जॉन रॉल्स हैं विदेशी जो है लेखक, उन्होंने कहा था कि जब तक जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होगा, वितरणात्मक न्याय नहीं होगा, सबके बीच न्याय का बंटवारा नहीं होगा, तब तक ये देश, ये समाज और देश संपन्न नहीं हो सकता है। दूसरे अमर्त्य सेन जो है नोबेल लॉरिएट है, हमारे ही देश के हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक आप स्किल का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उनको कुछ आरक्षण भी दे दोगे, तब भी अगर उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं है तो वो आरक्षण का भी फायदा नहीं ले पाएगा। दो चीजें, कांग्रेस जो है दोनों पे ध्यान देती है। कांग्रेस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का भी बात करती है और स्किल डेवलपमेंट का भी बात करती है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये बीजेपी जो 4 से 4.5 साल में इन्होंने किया है, ये क्या किया है? ये डीबीजी पॉलिटिक्स किया है। ना तो टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट के नाम में सिर्फ बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, किसी को स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और दूसरा, निचले स्तर तक जो है जो न्याय पहुंचना चाहिए वो न्याय नहीं पहुंच रहा है। ये लोग कहते हैं कि हम समरसता करेंगे, समरसता बिल्कुल गलत बात है। सामाजिक न्याय की बात करिए, सबको जो उसका उचित अधिकार मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मंडल वर्सेस कमंडल जो आपके डिबेट का टॉपिक है, देखिए हरियाणा में क्या हुआ है। हरियाणा में जो है आंदोलन, जाटों को पहले प्रॉमिस किया, हाँ समाज में सबको बराबर। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं ना मृदुल जी, मैं उस पे आ रहा हूं, बताइए कहाँ मिल रहा है सर? आप खुद बात करते हैं, कोई किसी नेता को नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जो राजनीति है, नहीं मृदुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इन्होंने क्या किया कि हरियाणा में जो है जाटों को प्रॉमिस किया हम आरक्षण देंगे, वहां आरक्षण नहीं दिया। गुजरात में इन्होंने गुज्जर को आरक्षण का प्रॉमिस किया, उनका वोट ले लिया, उन्हें आरक्षण नहीं दिया। पाटीदार गुजरात में पाटीदारों ने, ये इसी का वोटर था, इन्होंने कहा कि हम जो है आपको 1000 करोड़ रुपए का कोई जो है स्कीम लाएंगे और आपको दे देंगे, आप मान जाइए। आज हार्दिक पटेल पिछले 11 से 12 दिन से वो अनशन कर रहा है, ठीक है, तुष्टिकरण की पैरवी करते हैं कि नहीं, तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो कल सड़कों पर बोला जाएगा, सड़कों पर समर डालने वाले क्यों भरोसा देते हैं? जब इनको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में
जब इनको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 50% से ऊपर रिजर्वेशन अभी नहीं है, हालांकि एक दो राज्यों में जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, तो ये इस तरीके का जुमलेबाजी क्यों करते हैं देश के जो वो तबके हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं, संजय राय से मैं पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में मृदुल जी कर्नाटक में हमारी सरकार आई और हमने ब्राह्मण विकास बोर्ड का गठन किया। हम चाहते हैं कि ब्राह्मणों को इस देश में जो उनको स्कीम मिले। क्या ये ब्राह्मणों के जो है ब्राह्मणों के फायदे के लिए, ब्राह्मणों के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ नहीं करना चाहते? पहले इन्होंने मंडल के खिलाफ वो जो है कमंडल है, अब क्या कर रहे हैं कि कमंडल के खिलाफ जो है ये सारी चीजें, कमंडल का मतलब कांग्रेस ने दोनों को लड़ा रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र दोनों को लड़ा रही है हर जगह। कांग्रेस जब से 2014 में सरकार संजय राय साहब आरक्षण की बात कर रही है, जातीय आरक्षण तेज आवाज में मुद्दे को मत दबाएं, को बढ़ावा तेज आवाज में मुद्दे को ना दबाएं, एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। संजय राय साहब आऊंगा आपके पास सर, हर स्टेट में 2014 में सरकार से बाहर जाने के बाद। ठीक है सर, वही तो बात हो रही है कि पीछे प्रेमकांत तिवारी जी इस पूरी डिबेट में सवाल ये उठता है। एक सेकंड डॉक्टर अनूप जी, एक सेकंड। प्रेमकांत तिवारी जी, अगर विकास हो रहा होता या विकास पिछली की सरकारों ने किया होता या ये वाली सरकार कर रही होती तो क्या समरसता की जरूरत पड़ती? क्या सड़कों का नामकरण करने की जरूरत पड़ती? क्या आपको लगता है फिर वही राजनीति होने वाली है और हो ही रही है? बहुत पते का सवाल किया है, बहुत पते का मुद्दा उठाया है। बहुत सीधी सी बात एक ये है कि एक तो होता है विकास और दूसरी होती है राहत। हाँ, राहत का मामला एक ये आ जाता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि वो महंगाई कम करेगी, वो पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी। आज तक देखिए पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं आ पाया है। हो सकता है उन्होंने 2019 के पहले के चुनाव के लिए ये रखा रिजर्व में सुरक्षित रख रखी हो, ये अलग बात है। लेकिन अब आप एक बात ये गौर कीजिए कि जो किसान डीजल से संबंधित बहुत सारे काम करता है, ट्रैक्टर चलाता है और ये पंपिंग सेट चलाता है, बहुत से और भी चीजें हैं, मशीनें हैं उसकी जो खेती से जुड़ी हुई हैं, वो डीजल कहाँ जा रहा है, उसकी कीमत कहाँ जा रही है, पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है। और ये डीजल और पेट्रोल एक ऐसे ये तत्व हैं कि जो केवल अपने में महंगे होने से लोगों को नहीं परेशान करते हैं, उससे जुड़ करके न जाने कितनी चीजें महंगी हो जाती हैं। आज अगर वो राहत का फैक्टर वो भी अगर ध्यान देते तो इनको समस्या एक ये है कि बहुत सा जो ऐसा तबका है जो बात में विश्वास नहीं करता है, सीधे सीधे अपने आप को देश का नागरिक महसूस करता है, वो राहत नहीं पा रहा है। तो अगर राहत नहीं पा रहा है तो उसकी नाराजगी को भी तो ये देख रहे हैं। तो जाहिर है कि एक तरफ विकास की बात, एक तरफ हिंदुत्व की बात, दूसरी तीसरी तरफ जो है वो जातियों को मंडल भी आ गया सर। अब तो मैं एक आपसे सवाल करता हूं, SC/ST एक्ट पर जब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद संशोधन ला सकते हैं, विधेयक पास कर सकते हैं, तो फिर किस हद तक और किस चेहरे को लेकर के शाहबानो केस पर ये सवाल उठा सकते हैं? मैं बहुत सीधा सा सवाल कर रहा हूं। वाकई कांग्रेस पूछते हैं तो सर कोई नहीं बोलता। लेकिन मुद्दा एक ये है कि चूंकि SC/ST एक्ट का मामला एक ये है कि सभी पार्टियों की, सभी राजनीतिक दलों की कोर दबी हुई है। इस लिहाज से उसको सब ने मिल करके बस एक तरफ हाथ उठा दिए और सबने पास कर दिया। लेकिन मसला एक ये है कि सीधे सीधे हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए राहत, हमको एक वही मैं पूछता हूं सीधे प्रेमकांत तिवारी जी ये सवाल पूछता हूं, क्या संजय राय साहब राहत चाहिए? हाँ, संजय राय साहब जी सर कंप्लीट कर लें आप, फिर मैं सवाल करूंगा। जी प्रेमकांत तिवारी जी कंप्लीट कर लें आप, फिर मैं सवाल मृदुल जी। तो मैं एक बात यही कह रहा था कि ये इस मामले में पहले राहत देने का इनको काम करना चाहिए, पहले राहत देनी चाहिए। बात ये सोचिए, मैं 15 लाख वाली बात नहीं कहता, लेकिन काला धन को लाने की तो बात कही थी। ठीक है, और यानी मुद्दे बहुत सारे हैं, तो वो बातें कहां हैं? बिल्कुल प्रेमकांत तिवारी, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है? संजय राय साहब सीधा सवाल आपसे ये है, अगर सड़क बनती है तो सर किसी से पूछ के नहीं बनाई जाती कि इस पर दलित चलेंगे, सवर्ण चलेंगे, अगड़े चलेंगे, पिछड़े चलेंगे? आप विकास करिए ना सर, नामकरण क्यों कर रहे हैं? आप सड़क बनाइए ना सर।
नाम क्यों बना रहे हैं? देश के अंदर एनएचएआई पिछले जो है सबसे पहले सड़क का काम इस देश में अटल जी ने बड़ी सड़क का योजना लाए, और अटल जी की सरकार के बाद जो पहली 5 साल की सरकार थी पूरी तरह से उस काम को अटल जी ने धीमा किया गया या रोकने का प्रयास किया गया। और अभी हम उसको सड़क के काम को बहुत तेज किए हैं, और जो है चाहे वो एनएचएआई की सड़क हो चाहे पीएमजीएसवाई की सड़क हो। मैं बताता हूँ देखिए इस देश के अंदर बहुत पहले से महापुरुषों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम, बिल्डिंग का नाम, जो है इसलिए मैं बोल रहा हूं एयरपोर्ट का नाम होता रहा है। हमने नहीं मंच से ऐलान करते हैं डिप्टी सीएम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हर एक जिले में विधानसभा में सड़क होगी। क्यों सड़क होगी? अगर देश में जाति से आते हैं पंडित नेहरू के नाम पर तमाम जो है कि तमाम पंडित नेहरू जी के नाम पर है, तो क्या कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक सड़क हो जाएगी? तो क्या इसमें दिक्कत हो रही है? क्या कर्पूरी ठाकुर का इस देश में कोई योगदान नहीं है क्या? विधानसभा में किए क्या इस देश में कर्पूरी ठाकुर जी का कोई योगदान नहीं है क्या? सर वही मैं कह रहा हूं कि आप नई सड़क बनाइए, नई सड़क बनाइए। ये कौन सा बात है भाई? मैं वही तो कह रहा हूं, नई सड़क बनाइए, नया नाम दीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। नई सड़क इस स्टेट के अंदर देखिए दो बात मैं एक बात मैं कहूंगा मृदुल जी, केवल एक बात कि इस देश में जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी हम नई सड़क, बहुत सारी जो स्टेट की थी उसको हम एनएच में कन्वर्ट किए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे था उसको हमने स्टेट में कन्वर्ट किया है, सब बन रहा है। जमीन पर जो लोग जाएंगे देखेंगे अगर बढ़ रहा है तो फिर समरसता की जरूरत क्यों पड़ रही है? दो बात केवल मृदुल जी, केवल एक मिनट में ले रहा हूं, केवल 1 मिनट में ले रहा हूं। मेरे ऊपर एक सवाल हुआ है कि सामाजिक न्याय की बात करना चाहिए। सामाजिक न्याय की बात करने वालों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में की गई सबसे ज्यादा जातिवाद यहाँ खड़ा हुआ, सबसे ज्यादा। सर मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। कांग्रेस जब से 2014 में सरकार से आउट हुई है तब से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा सब जगह जो है वो जातिवादी आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है। जगदेव जी कौन कर रहा है सर जातिवाद? आप भी पीछे नहीं है, वो 1 कदम जाते हैं, आप 2 कदम बढ़ाते हैं। देखिए हमारा तो बहुत स्पष्ट मत है कि जाति एक सच्चाई है, और तो जाति आधार पर मैंने लगातार कहा जातिगत राजनीति की भी सच्चाई मानते हैं आप उजागर कर दीजिए, सबको संतुष्ट करिए, सबका अधिकार दे दिए। ये सरकार क्यों नहीं करती? ये सरकार सिर्फ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके और जाति भावनाओं को भड़का के चुनाव जीतना चाहती है। ये विकास पे क्यों नहीं बात करते? कभी विकास पे आते हैं, ध्यान भटकाने के लिए तमाम इस तरह से सवाल उठा देते हैं। आज जब से ये चुनाव हुए हैं सारे देश में, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, यूपी में तो हारे ही हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिहार सब जगह रहे, तब से घबराहट है, तब से इनके अंदर आ गया कि अब जात पकड़ो, तब से जात का ढोल पीट रहे हैं। आज अनुसूचित जात के नाम पर राजस्थान में आप भी तो अगर ऐसा कहेंगे ना, दलित भी हमारे साथ है, पिछड़े आंदोलन हो रहा है, उसका क्या मतलब होता है? आंदोलन हो रहा है, और ये दलितों के खिलाफ बात करते हैं, सब खिलाफ बात करते हैं। मैं समझता हूं जितनी जात साम्प्रदायिकता के बाद बात करना पड़ती है, लेकिन काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं, बार बार राम मंदिर के लिए आते हैं, दोबारा नहीं। और जिस तरह से इनकी हालत सारे देश में हो रही है, ये घबराहट का नतीजा है, ये दहशत का नतीजा है, सबका विकास। ये मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे उत्तर प्रदेश में 430 सीटें थी, एक माइनॉरिटी पर 20% है, एक भी टिकट दिया, एक माइनॉरिटी को टिकट नहीं देना है ना, माइनॉरिटी को बनाया आपने क्या? ये सब माइनॉरिटी को जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, माइनॉरिटी को टिकट दीजिएगा। सारे नारे खोखले हैं, झूठे हैं, और सिर्फ सामुदायिक भावना को बढ़ाते हैं। आज यही हाल है कि पूरे प्रदेश में त्राही मची हुई है। आप भी माइनॉरिटी को टिकट वहीं देते हैं जब माइनॉरिटी के लोग वोट करते हैं। आप भी टिकट वहीं देते हैं सर। आपने कोई सा ऐसे इलाके में वोट नहीं दे दिया या टिकट नहीं दे दिया। जातवादी हमारे ठीक है जगदेव जी, भी घोर जातवाद कर रहे हैं। उसी डॉक्टर अनूप पटेल साहब, ये ध्रुव सत्य आप जब सवाल उठाते हैं आज की, 1 मिनट संजय राय साहब, अनूप सरासर झूठ है। 1 मिनट जगदेव जी, आप जब अनूप पटेल जी सवाल उठाते हैं तो आपको वो वक्त भी याद आता होगा जब शाबानों को साधने के लिए आपने राम मंदिर के गेट खुलवा दिए थे, यानी वहीं से शुरू हुआ है सर। क्या अभी भी उसी रास्ते पर चलोगे?
मृदुल जी, ये 21वीं शताब्दी है और 2014 में जब इसलिए मोदी पूछ जी लिया आए जरा, थे, इस पे ये जो चलेंगे गाना क्या? रट्टा मार रहे हैं ये प्रवक्ता यूपी के बीजेपी के प्रवक्ता संजय राय जी कि सबका साथ सबका विकास और उसके साथ साथ विकास के मॉडल को लेके आए थे। ये जब जाति की बात हो रही है, जब ये एससी बनाम ब्राह्मण और ठाकुर की बात हो रही है, वो बात तब होती है जब विकास नहीं होता है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, इनसे पूछ रहे हैं, मोदी जी से पूछा है, योगी जी से पूछ रहे हैं कितने रोजगार दिए। इन्होंने कहा था पेट्रोल और डीजल जो है सस्ता होगा, कितना सस्ता हुआ है। इन्होंने कहा था कि डॉलर का जो है कीमत कम होगा, डॉलर आसमान में जा रहा है। इन्होंने कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया होगी, एक के बदले 10 सिर लाएंगे, पूरी तरीके से उसमें फेल हो गए हैं। इन्होंने ये कहा था कि किसानों की जो आय दोगुनी होगी, पूरी तरीके से फेल हुए। जब ये विकास के मसले पे, जब जब ये फेल होते हैं, तब धर्म की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं और जाति की राजनीति करते हैं। और अगर ये विकास की राजनीति कर रहे होते तो ये जाति की राजनीति नहीं होती। और दूसरी बात, एक सेकंड डॉक्टर अनूप, आपको लगता नहीं है इसका भी बड़ा, इसका भी सर एक मिनट संजय अनूप जी, इसकी बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आप इन मुद्दों को नहीं उठा पा रहे। हाँ बताइए। वो डायरेक्टर है, पॉलिटिक्स कर रही है, वो नोट बदले गए। हम उठा रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल मुद्दों की बात कर रहे हैं। असल में आप जैसे निष्पक्ष मीडिया अगर हमारा साथ देगा, मैं तो बात कर रहा हूँ, आप जैसे निष्पक्ष मीडिया हमारा साथ देगा, हम बिल्कुल मुद्दे उठा रहे हैं। हमने राफेल डील की बात उठाई, हरियाणा में राफेल डील की बात, समय की कमी के चलते चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ रही है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया यूपी मांगे उत्तर में अपने जवाब रखने